नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे थे रॉबर्ट ब्रूसफुट की, और रॉबर्ट ब्रूसफुट के संदर्भ में तमाम सारी जो आपको जानकारी दिया, उसमें यह बताया कि पल्लवरम से कैसे उनको हैंडेक्स मिलता है पूरा पाषाण काल का। उसके पहले भी कुछ साक्ष्य मिले, लेकिन चाहे वह 1842 का हो, चाहे 1853 जॉन इवांस की बात हो, चाहे फिर ले मैसूरिये की हम लोगों ने बात किया, 1856 न्यागुड़ी मध्य प्रदेश, और इसी कड़ी में 1859-60 का दौर बेलनटोन्स घाटी का क्षेत्र ले मंसूरिये के द्वारा ही। 1863 का दौर आया। 1863 बहुत महत्वपूर्ण प्रामाणिक एक वर्ष हो जाता है पाषाण काल के विषय में अध्ययन या जानकारी या समझ को लेकर के, क्योंकि पहली बार भारत के संदर्भ में एक प्रामाणिक तथ्य निकल करके आ गया था अंतरराष्ट्रीय मंच के लिए। रॉबर्ट ब्रूसफुट के संदर्भ में आपको यह जो भी जानकारी दिया, आपको यह भी बताया कि भाई रॉबर्ट ब्रूसफुट को उच्च पूरा पाषाण काल का भी उपकरण प्राप्त हुआ था। रॉबर्ट ब्रूसफुट को उच्च पूरा पाषाण काल का भी उपकरण प्राप्त हुआ था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया था कि यह उच्च पूरा पाषाण काल का है। हड्डी और ब्लेड क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे फिगर में। हड्डी और ब्लेड के बने हुए उपकरण भी उसे प्राप्त हुए थे, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वास्तव में यह है क्या चीज और किस समय काल का है। यह मोटे तौर पे वह आकलित नहीं कर पाया था, एक कमी रह गई थी उसकी। 1960 आपको बताया वर्ष कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, 1961 कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब उच्च पूरा पाषाण काल के तमाम सारे साक्ष्य मिलते चले गए, तो उसी कड़ी में यह भी बात समझ में आई कि भाई यह जो ब्रूसफुट को प्राप्त हुआ, तो यह उस समय काल से इसको संबंधित माना जाना चाहिए। कहने का मतलब कि रॉबर्ट ब्रूसफुट लगातार भारतीय प्राक इतिहास, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के संदर्भ में अपना अध्ययन करता जा रहा है। लेकिन प्रश्न यह भी है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट के पहले तमाम सारे लोगों ने तमाम सारे साक्ष्य हासिल किए। क्या रॉबर्ट ब्रूसफुट के बाद भी ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनके द्वारा कुछ उत्खनन संबंधी कार्य किए गए या कुछ जानकारी मिल रही है उसको प्रकाशित करने का कार्य किया गया? तो आपको मैं हर प्रकार से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रश्न किस किस रूप में बन सकते हैं, तो आपको बिल्कुल चौकन्ना रहने की जरूरत है। रॉबर्ट ब्रूसफुट तक की बात हो गई। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के ठीक बाद आपको नाम याद है विलियम किंग का। किंग के नेतृत्व में अतिरमपक्कम बदमुदरई वाला जो क्षेत्र है वहां पे कुछ कार्य हो रहे हैं। ब्रूसफुट भी पहुंच जाते हैं। विलियम किंग, इसके अलावा ब्राउन का नाम आपको याद रखना है, मिस्टर ब्राउन। आपको एक नाम याद रखना है काकबर्न का, काकबर्न। ये सब नाम आपको निश्चित रूप से याद रखना है। भारतीय पाषाण काल से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। अगर ये लोग विदेशी हैं, यूरोपियंस हैं, अगर ये लोग प्रयास नहीं किए हुए होते तो शायद विश्व पाषाण काल का जो मानचित्रण है उसमें भारत शामिल न हो पाता ठीक तरीके से। तो किंग हुआ, ब्राउन हुआ, काकबर्न। इसी कड़ी में सीएल कार्लाइल का नाम भी आएगा। सीएल कार्लाइल का ये नाम आपको इस वजह से बताया जा रहा है कि आंख के सामने से एक बार गुजरा रहेगा तो कम से कम यह स्पष्ट हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय
पूरा पाषाण काल या पाषाण काल से संबंधित नहीं रहा है। एक प्रकार का प्रश्न यह भी बनेगा, अभी हम लोग विदेशियों पे बात कर रहे हैं, जब आगे बात हमारी बढ़ेगी तो तमाम सारे भारतीय भी अनुसंधान कार्य में रत दिखाई देंगे, तो वो लोग अपने आप से उनके नाम भी शामिल होते चले जाएंगे। एक प्रश्न जो इस रूप में पूछा जा सकता है, बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय प्राक इतिहास या भारतीय पाषाण काल से नहीं रहा है। क्लियर है बात? इस वजह से आपको ये सारे नाम बताए जा रहे हैं। ये जो सीएल कार्लाइल है, बात आगे बढ़ती है। 1863 रॉबर्ट ब्रूसफुट, 1867 का वर्ष आया। कार्लाइल को क्या प्राप्त हुआ? कार्लाइल को विंध्य क्षेत्र से क्या प्राप्त हुआ? एक पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ। पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ, उपकरण प्राप्त हो गया, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस समय काल का है। बाद में जाकर के यह स्पष्ट हुआ कि यह मध्य पाषाण काल का उपकरण था, मध्य पाषाण काल का। तो मध्य पाषाण काल का पहला उपकरण 1867 में जाकर के हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसमें हमने 1863 के बाद 1865 की बात नहीं किया, क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रहा। जॉन लुबाक की जो किताब है, जिसमें 2 भागों में बांटा गया है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो प्रयास था उनका। हम लोग दोबारा से एडवर्ड लॉटरेट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पूरा पाषाण काल का विभाजन किया। हम लोग अब सीधे भारत पे फोकस कर रहे हैं। भारतीय प्राक इतिहास या भारतीय पाषाण काल की अब हम लोग सीधे सीधे बात कर रहे हैं। तो 1867 के बाद 19वीं सदी का ही उत्तरार्ध कह ले प्रयास किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है मीडोज टेलर। मीडोज टेलर, इनका नाम भी याद रखना है। भारत के संदर्भ में इनका प्रयास अद्भुत रहा। क्यों? क्योंकि ये जो मीडोज टेलर हैं, इनको भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। मीडोज टेलर को भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन यह जो साक्ष्य प्राप्त हुए मीडोज टेलर को, वह कौन से साक्ष्य थे? तो यह महापाषाण काल से संबंधित था। दक्षिण भारत में महापाषाण एरा भी आता है ना, और महापाषाणिक संस्कृतियां दक्षिण भारत के संदर्भ में, उत्तर भारत के संदर्भ में नहीं, महापाषाणिक संस्कृतियों से जुड़ा हुआ कुछ समाधान के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। जब महापाषाण हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत में, तो वहां पे यह बात रिपीट होगी। क्रोनोलॉजी में भारत के संदर्भ में अभी चल रहे हैं, तो यह नाम यहां पे आ रहा है भी। महापाषाण कालीन समाधान के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, और इन्होंने इस संदर्भ में एक रिपोर्ट बनाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको प्रकाशित भी किया। रिपोर्ट का प्रकाशन भी किया था, रिपोर्ट का प्रकाशन भी किया। एक और महत्वपूर्ण बात, 1930 का वर्ष आया, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1930 में एमसी बर्किट का नाम आता है। एमसी बर्किट साहब किस क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य कर रहे थे? तो ये कृष्णा गोदावरी वाला जो क्षेत्र है ना, विंध्य के नीचे कृष्णा नदी घाटी का क्षेत्र, इस क्षेत्र में इनके द्वारा अनुसंधान कार्य कर रहे थे। और जो भी कुछ साक्ष्य इनको मिले, तो इन्होंने उसका एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, अनुसंधान किया, और अनुसंधान के फलस्वरूप जो रिपोर्ट बनाया, उस रिपोर्ट का प्रकाशन इन्होंने किया हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, रिपोर्ट का प्रकाशन। आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रश्न का स्वरूप आगे परीक्षा में किस किस रूप का हो सकता है। तो ध्यान में रखना है कि अनुसंधान कार्य कौन कौन से किस किस क्षेत्र में कर रहे हैं, कौन रिपोर्ट का प्रकाशन भी कर रहा है, यह हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी कड़ी में 1930 के बाद 1935 का वर्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 1935
1935 में विदेशी टेरा पीटरसन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अभियान दल के सदस्य टेरा पीटरसन, ये लोग वही पाकिस्तान पोतवार पठार वाला जो क्षेत्र था, यहां पे अनुसंधान कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन कर रहे हैं। 1935। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम इसी कड़ी में हम लोग को देखने को मिलता है, मॉर्टिमर व्हीलर का। 20वीं सदी के दौरान लगातार मॉर्टिमर व्हीलर भारतीय पाषाण काल कांस्य युग के संदर्भ में तमाम सारे अपने अनुसंधान और प्रयास जारी किए हुए हैं। मॉर्टिमर व्हीलर और मॉर्टिमर व्हीलर का प्रयास बड़ा ही अद्भुत साबित हुआ, महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे और मॉर्टिमर व्हीलर के प्रयासों से ही क्या हुआ के प्रयासों से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमें यह हासिल हुई कि यह जो भारतीय प्राक इतिहास काल का भारतीय पाषाण काल अंतरराष्ट्रीय मानचित्रण में शामिल हुआ। तो मॉर्टिमर व्हीलर के प्रयास बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण नाम देखने को मिलेगा, एक किताब है प्री हिस्टोरिक इंडिया, नाम सुना होगा। जैसे जॉन लुबाक की किताब है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, वैसे ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके द्वारा एक किताब लिखी गई भारत के संदर्भ में, प्री हिस्टोरिक इंडिया, स्टुअर्ट पिगट एक ऐसा नाम जो कि भारत में पाषाण काल कांस्य काल से संबंधित तमाम सारे अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। और स्टुअर्ट पिगट की किताब प्री हिस्टोरिक इंडिया बहुत पॉपुलर किताब है भारत के संदर्भ में। भारतीय पाषाण काल के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण यह किताब रही प्री हिस्टोरिक इंडिया। क्यों? क्योंकि इस किताब में जो बातें लिखी गई भारतीय प्राक इतिहास या पाषाण काल या कांस्य युग से संबंधित, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह किताब बहुत फेमस रही और तमाम सारे लोगों का ध्यान आकर्षित कराने में और नई नई जानकारी हासिल हो भारतीय पाषाण काल से संबंधित, तमाम सारे लोग इस क्षेत्र में और जुड़ते चले गए। अर्थात भारतीय पुरातत्व कह लें या भारतीय पाषाण काल की जानकारी के संदर्भ में एक नई दिशा प्रदान करने वाली यह किताब होती है। अपने आप में स्टुअर्ट पिगट का बहुत ज्यादा महत्व रहा भारतीय पाषाण काल के अध्ययन को एक नई दिशा देने में। जबकि मॉर्टिमर व्हीलर के प्रयासों से क्या हुआ? मॉर्टिमर व्हीलर के प्रयासों से जो भारतीय प्राक इतिहास है, भारतीय पाषाण दौर है ना, अंतरराष्ट्रीय प्राक इतिहास का जो मानचित्रण है उसमें स्थान अच्छे से प्राप्त करने में सामर्थ्यपूर्ण हुआ। अर्थात मॉर्टिमर व्हीलर की भी भारतीय पाषाण काल को एक पहचान दिलाने में, भारत में भी पाषाण काल के दौरान ऐसी ऐसी चीजें थीं, भारत में मानव प्रजाति मानव संस्कृति के बहुत पुरातन इतिहास है, इस बात को स्थापित करने में मॉर्टिमर व्हीलर की, स्टुअर्ट पिगट की बहुत ज्यादा 20वीं सदी में भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुछ नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर के, विशेष रूप से यूरोपियंस नाम आपको बताया, जिनका भारतीय प्राक इतिहास के उद्घाटन में,
भारतीय पाषाण काल की जानकारी विश्व पटल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाएं। ये नाम निश्चित रूप से याद कर लेना है। बात को आगे ले चलेंगे। अब कुछ बातें जो कि हम लोग करेंगे मध्यकालीन, ये पाषाणकालीन उपकरण से संबंधित। जब भी हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, याद रखना है। ये जो पाषाण काल का विभिन्न युगों में, विभिन्न दौर में जो वर्गीकरण हुआ है, उस वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार रहे हैं। पाषाण काल का वर्गीकरण जो हुआ है, चाहे पूरा पाषाण काल हो, चाहे उसके अंतर्गत जो 3 उप विभाजन हो, चाहे मध्य पाषाण हो, चाहे नव पाषाण हो, ये जो कुल विभाजन हुआ है उसके दो आधार हैं। आमतौर पे लोग सिर्फ एक तक अपने आप को सीमित रखते हैं, लेकिन परीक्षा में पूछा जाएगा तो यह भी महत्वपूर्ण रहेगा और दूसरी बात बता रहे हैं वह भी महत्वपूर्ण रहेगा। पाषाण काल एक बहुत बड़ा सा समय काल, इस काल को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। एक, पाषाण के औजार अर्थात उपकरण, इंग्लिश में टूल्स। पाषाण के औजार अर्थात पत्थर के उपकरण, उनकी संरचना, उनके उपयोग के साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह जो काल विभाजन किया गया है, जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्लियर है बात? दो मुख्य आधार हैं पाषाण काल के, अलग अलग उप विभाजन के दो प्रमुख आधार हैं। एक, पत्थर के औजारों का उपयोग, उनकी संरचना, बनावट तथा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पे थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले हम लोग पत्थर के औजारों की बात करते हैं। जब हम लोग पाषाणकालीन उपकरण की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख बात निकल करके आती है तकनीक की। अब ध्यान देंगे, बहुत पढ़ा होगा आपने, लेकिन कई बातें आपको स्पष्ट नहीं हुई होगी। देखें, अब समझें, तकनीक की बात करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। कोई भी पत्थर है, कोई मान लें एक पत्थर है। अब पत्थर, इस पत्थर से ही कोई उपकरण बनेगा, कोई नया पत्थर का उपकरण बनेगा। कोई एक पत्थर है और इसी पत्थर से नया उपकरण बनाना है, तो इस पत्थर जिससे कोई नई संरचना तैयार करनी है तो कुछ न कुछ तरीके होंगे, ऐसे मारना है कि ऐसे मारना है। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर मारेंगे, चोट करेंगे, तभी जाकर के अभिष्ट संरचना हमें हासिल होगी। तो ये जो पत्थर पर निशान पड़ता है, पत्थर पर निशान, पत्थर पर निशान जो पड़ता है, याद रखना है, आवाज जा रही है ना? पत्थर पर जो निशान पड़ता है, इसको जानने के लिए निशान जो पड़ रहा है उससे यह पता चल रहा है, निशान को पहचानना और यह जानना कि इस निशान के माध्यम से जो यह अभिष्ट संरचना हमें प्राप्त हो रही है पत्थर की, उसका उपयोग किस कार्य में किया जाता रहा होगा। एक तकनीक है माइक्रो बियर तकनीक, माइक्रो बियर तकनीक, याद रखिएगा, काम आएगा बड़ी परीक्षा में। माइक्रो बियर तकनीक,
माइक्रोबियर तकनीक क्या है? माइक्रोबियर तकनीक वह तकनीक है जिसके द्वारा पत्थर पर पड़े निशान का अध्ययन किया जाता है। निशान का अध्ययन किया जाता है। याद रहेगी बात। पत्थर पर किस प्रकार का चोट किया जा रहा है, किस तरीके से निशान बन रहा है, उस निशान का अध्ययन जो किया जाता है वह माइक्रोबियर तकनीक के द्वारा किया जाता है। याद रहेगी बात, माइक्रोबियर तकनीक। और इस निशान का अध्ययन करके यह पता लगाया जाता है कि अमुक प्रस्तर उपकरण या पत्थर के उपकरण का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता रहा होगा, का उपयोग किस कार्य के लिए होता था। तो पत्थर पर पड़े निशान की जानकारी हमें माइक्रोबियर तकनीक से प्राप्त होती है। एक बात है, तकनीक की हम लोग बात कर रहे हैं और तकनीक के अंतर्गत अब पत्थर पर चोट हो रहा है तो कुछ पाषाण उपकरण हमें प्राप्त भी हो रहे हैं, कुछ पाषाण उपकरण हमें प्राप्त भी हो रहे हैं। अब इसमें तकनीक की बात हो रही है, उपकरण बनाने की तकनीक। तो इसमें फिलहाल दो महत्वपूर्ण, एक क्लेक्टोनी और एक लवालवाई, ये दो तकनीक हैं। इन तकनीकों के माध्यम से पत्थर पर चोट करके कुछ नए पाषाण उपकरण बनाए जा रहे हैं। अब ये जो क्लेक्टोनी है, यह एक पाषाण उपकरण बनाने का तरीका था। कैसे पत्थर पे चोट किया जा रहा है, वो चोट किया जा रहा है उसका अध्ययन करने की तकनीक ये है। लेकिन जो तकनीक है जिसके माध्यम से पत्थर पे चोट करके नया उपकरण बनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत दो बातें, क्लेक्टोनी और लवालवाई। क्लेक्टोनी तरीके से कोई पत्थर का उपकरण बनाया जाता था, इस बात की जानकारी या प्रथम साक्ष्य हमें इंग्लैंड से प्राप्त होता है। इंग्लैंड में कुछ कभी अनुसंधान कार्य हुआ, और जानकारी यह मिली कि एक उपकरण हमें प्राप्त हो रहा है, पत्थर का बना हुआ, जिस स्थान से प्राप्त हो रहा है इंग्लैंड का, वह स्थान है क्लेक्टोन स्थान से प्राप्त हो रहा है। एक विशेष प्रकार का पत्थर का उपकरण, गढ़ा हुआ उपकरण इंग्लैंड के क्लेक्टोन से प्राप्त हो रहा है। और यह पता चल रहा है कि लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व इस प्रकार के उपकरण का, पत्थर के उपकरण का प्रयोग किया जाता था इंग्लैंड में, यह साक्ष्य मिल रहा है। एक दूसरा तकनीक है लवालवाई। इसका प्रथम साक्ष्य फ्रांस के लवालवाई नामक स्थान से होता है। फ्रांस का स्थान है लवालवाई। यहां से इस प्रकार के तकनीक की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती है। क्या प्राप्त हो रहा है तकनीक के अंतर्गत? जानकारी यह मिल रही है कि एक विशेष तरीके से किसी पत्थर के उपकरण का निर्माण किया गया है। एक विशेष
तकनीक का प्रयोग करके किसी पत्थर के उपकरण का प्रयोग किया गया, निर्माण किया गया है, और जानकारी यह मिलती है कि अमुक पत्थर के उपकरण का प्रयोग जो किया गया है वह लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व किया गया, वर्ष पूर्व। तो एक बात आपको यह ध्यान में रखना है कि पेपर में कभी प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित तकनीकों में से, निम्नलिखित पाषाण तकनीकों में से सबसे पुरानी तकनीक कौन सी थी, तो भाई यह आधुनिक तकनीक है। यह साइंस टेक्नोलॉजी का आज 100-200 वर्षों में जो डेवलपमेंट हुआ है वर्तमान में, उसकी वजह से यह संभव हो पाया कि हम निशान का अध्ययन कर रहे हैं, हम निशान का अध्ययन कर रहे हैं। जबकि कुछ तरीकों का प्रयोग करके जो उपकरण बनाए जाते थे, उन तरीकों में एक क्लेक्टोनी, एक लवालवाई हो गया। इसी के साथ साथ कुछ और भी 2 और तकनीक की बात हम लोग करेंगे। एक तकनीक है जिसका नाम एबी वेली है, एबी वेली, और एक तकनीक एशुलियन, यह भी तकनीक है। उपकरण विशेष तकनीक का प्रयोग करके बनाए गए। लेकिन यह जो एबीवेली और एशुलियन है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो एशुलियन की जगह एचुलियन या एक्यूलियन, यह शब्द प्रयोग किया गया, एक ही चीज है। ठीक है, ये जो एबीवेली और एशुलियन है, आपको याद रखना है कि ये जो तकनीक है यह हैंडेक्स से जुड़ती हुई तकनीक है, अर्थात हस्तकुठार निर्माण से संबंधित तकनीक है। हस्तकुठार हैंडएक्स से संबंधित यह 2 तकनीकें हैं। तो कुल 4 बातें निकल करके आई, एक क्लेक्टोनी, लवालवाई, एबीवेली, एशुलियन या एचुलियन। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब तकनीक की बात आ रही है तो इसमें एक चीज और, तकनीक हो गया, इसमें एक चीज और, अब बात करेंगे कुछ उपकरण के संदर्भ में। उपकरण, और ध्यान में रखना है कि उपकरण के जो प्रारूप हैं, कुल 3 बातें हैं। एक, हम देखेंगे पेबल क्या होता है, पेबल, पीई, पेबल क्या होता है। दूसरा, हमारे सामने एक मुद्दा है कोर, अर्थात क्रोड, और एक तीसरा मुद्दा है शल्क, या इंग्लिश में फ्लेक, या फलक, फलक। ये 3 शब्दावली निकल करके आ गई उपकरण से संबंधित, पेबल, कोर और शल्क। जानने की बात यह है, समझिएगा, महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह है क्या, यह कोई एक पत्थर का उपकरण है, कोई पत्थर है, इस पत्थर से एक दूसरे पत्थर पर चोट किया जाएगा, दूसरे पत्थर पर चोट किया जा रहा है, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट किया जा रहा है। जिस पत्थर से चोट किया जा रहा है, जिस पत्थर से चोट किया जा रहा है, जिससे चोट किया जा रहा है, इसको कहा जाता है पेबल, पेबल उपकरण। याद रहेगी बात। हिंदी में इसको कहते हैं बटिकाश्म, बटिकाश्म कहते हैं। याद रहेगी बात, पेबल या बटिकाश्म। क्लियर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
जिस पत्थर पर चोट किया जा रहा है, जिस पत्थर पर चोट किया जा रहा है, इसे कहते हैं कोर या कहते हैं क्रोड। तो ये जो दूसरा पत्थर है वह हमारा है कोर या क्रोड। अब एक महत्वपूर्ण बात, इस पत्थर से चोट किया जा रहा है इस पत्थर पे, तो यह जो दूसरा पत्थर है इसी से हमें अभिष्ट उपकरण प्राप्त होगा ना भाई, अभिष्ट उपकरण प्राप्त होगा। मतलब हम इस वाले पत्थर से इस पत्थर पर मार रहे हैं तो इसको कुछ नया रूप देने के लिए ना, इसी को नया रूप इसी वाले पत्थर को ना मिलेगा, नया रूप मिलेगा इसी वाले पत्थर को। क्लियर है यहां तक? नया रूप जो मिलेगा दूसरे वाले को मिलेगा, इससे हम मार रहे हैं दूसरे पर, दूसरे वाले को हमें एक उपकरण का रूप देना है। ठीक है, अब जब हम दूसरे पत्थर पर मार रहे हैं, जब हम एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर मार रहे हैं, इससे हम इस वाले पत्थर पर मार रहे हैं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जब हम लोग मारेंगे तो ऐसे ये वाला हिस्सा, फिर मारा तो ये वाला हिस्सा, फिर मारा, मारते मारते ऐसा होगा कि ये वाले हिस्से छिटक करके गिर जाएंगे। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये टूटेगा एंड नीचे गिरेगा। यही होगा ना भाई? क्लियर है? इस वाले 1 नंबर पत्थर से 2 नंबर पत्थर पर मारा तो 2 नंबर पत्थर अभिष्ट उपकरण बन रहा है। अभिष्ट उपकरण जो हमें चाहिए वह बन रहा है, और इसके साथ साथ कुछ और भी छोटे छोटे छिलके या छोटे छोटे टुकड़े नीचे जमीन पर गिर रहे हैं। क्लियर है बात? नीचे छोटे छोटे टुकड़े, ये क्या है? छोटे टुकड़े हैं, छोटे टुकड़े हैं जो कि जमीन पर अगल बगल गिर रहे हैं। तो जब हम पहले वाले पत्थर से दूसरे पत्थर को मार रहे थे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें कुछ टुकड़े भी प्राप्त हुए, कुछ टुकड़े प्राप्त हुए। और ये जो टुकड़े प्राप्त हुए, इन्हीं टुकड़ों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फ्लेक, इन्हीं को कहा जाता है फलक, इन्हीं को कहा जाता है शल्क। याद रहेगी बात? तो ये 3 चीजें हमारे सामने निकल करके आ गई। एक पत्थर जिससे हमने मारा दूसरे को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि दूसरे वाले को एक नया उपकरण बनाना है। ठीक है, लेकिन बाई प्रोडक्टली हमें कुछ छोटे टुकड़े छिलके भी प्राप्त हो रहे हैं। तो 3 प्रकार के पत्थर के उपकरण हमारे सामने अब आ गए, मारने वाला, मराने वाला, और बाई प्रोडक्टली कुछ और अवशेष जो प्राप्त हो रहे हैं, जो छिलके इसमें से टूट करके गिर रहे हैं। 3 चीजें आ गई। क्लियर है बात? उपकरण की बात कर रहे हैं तो पेबल, कोर और फ्लेक, फलक, यह 3 बातें स्पष्ट हैं। बात को आगे ले चलेंगे, क्योंकि अब आगामी परीक्षा में जोर क्यों दे रहे हैं इतना, इसको एक लाइन में बात बता करके आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन मैं भविष्य उन्मुखी हूं और भविष्य में किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस पर ज्यादा जोर देने की कोशिश करता हूं। भविष्य में यह प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि निम्नलिखित में से कौन कोर उपकरण है, निम्नलिखित में से कौन फ्लेक उपकरण है।
अब आपने खूब पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं पूछ लूंगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन की स्थिति में आ सकते हैं। बात समझ रहे हैं मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि हमें यह जानना है कि कौन सा कोर उपकरण है और कौन सा फ्लेक उपकरण है। अब उपकरण पे आते हैं। ये हमारे 3 पत्थर और पत्थर के टुकड़े ये मिल गए। अब बात करेंगे उपकरणों की, कौन सा उपकरण बन रहा है। तो ये तो पेबल है, इससे हमें चोट करना है कोर पे। कोर से कोर जो नया रूप प्राप्त हुआ, नया उपकरण बना, नया उपकरण कोर से बनेगा। और फ्लेक जो छिलके हैं, छोटे टुकड़े हैं या छिलके हैं, पत्थर के छिलके हैं, अगर इस पे भी थोड़ा सा बुद्धि लगा दिया लोगों ने तो इससे भी कुछ नया उपकरण बनाया जा सकता है। नया उपकरण इससे भी बनाया जा सकता है। नहीं समझिए, उपकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं चापर, हम लोग पढ़ते हैं चापिंग, हम लोग पढ़ते हैं क्लीवर, क्लीवर नहीं, बहुत सारे प्रश्न इसी में चलते चल रहे हैं, हिडन हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते आएंगे समझ में आता जाएगा कि अच्छा ऐसा था। आप पढ़ते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, तो एक प्रश्न बनता है ना कि निम्न, प्रश्न पूछा हुआ है कई बार, निम्न पूरा पाषाण काल में प्रचलित मुख्य उपकरण कौन से थे? यही है, यही है। लेकिन अभी इस मुद्दे पर हम लोग बात नहीं करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समय आएगा तब बात करेंगे। तो ये जो चापर है, चापिंग है, क्लीवर, यह कोर उपकरण के तौर पे जाने जाते हैं। बस फिलहाल अभी इतना ध्यान में रखें। आकार प्रकार क्या है अभी फोटो के साथ उस पे हम लोग बात करेंगे। ये जो फोटो लगाए हुए हैं ना, अभी इस पे हम लोग बात करेंगे, खूब अच्छे से न भूलेगा कभी भी। शल्क या फ्लेप उपकरण क्या है? मानव प्रजातियों ने बुद्धि लगाया और ये जो छिलके निकल करके आ रहे हैं टुकड़े, इनको भी रगड़ घसड़ किया और इनको भी उपकरण के रूप में प्रयोग किया। इनके बाद लेकिन समय काल, ये जो समय काल में प्रयोग हो रहे हैं इसके बाद तो एक प्रश्न यह भी कि खुरचनी का प्रयोग पहले किया गया था कि क्लीवर का प्रयोग पहले किया गया था, एबिवेली का प्रयोग पहले किया गया था कि एशुलियन का? मतलब हर प्रकार से आपको तैयार करना है। नया उपकरण बन रहा है फ्लेक से। क्या क्या आपने नाम सुना है? स्क्रैपर का, स्क्रैपर, हिंदी में कहते हैं इसको खुरचनी, खुरचनी। आपने एक नाम सुना है, बाद में लिख दिया, मतलब चापर, चापिंग, क्लीवर जिस समय काल में उपयोग में आता था उसके बाद वाले समय काल में ये सारे उपकरण बन रहे हैं। छोटे छोटे हैं तो बुद्धि ज्यादा लगा होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज बनाना आसान पहले बन गया और धीरे धीरे तकनीक और बढ़ती गई, तकनीक का विकास होता गया, बुद्धि और वेग बढ़ता गया, तो बड़े से अब छोटे की ओर आ रहे हैं। इसका मतलब यह भी एक है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बड़े बड़े जीव पहले होते थे, पहले बड़े बड़े जीव होते थे और बड़े जीव को मारने के लिए बड़े पत्थर, बड़े उपकरण की जरूरत। जलवायु परिवर्तन हुआ तो छोटे छोटे जीव का अस्तित्व निकल के आ रहा है, तो छोटे उपकरण चाहिए। अब चींटी को मारने के लिए भाई, चींटी को मारने के लिए चींटी टाइप का उपकरण चाहिए, आदमी को मारने के लिए आदमी टाइप का उपकरण चाहिए, हाथी को मारना है तो हाथी टाइप का उपकरण चाहिए, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से भी यह सारी चीजें जुड़ती हैं, ठीक है। स्क्रैपर, स्क्रैपर के अलावा आपने नाम सुना होगा पॉइंट का, पॉइंट, पॉइंट, ये जो यहां पे लिखा है ना,
इसका हिंदी भी लिखते चले जाते हैं, आपको आसान होगा। चापर को हिंदी में कहते हैं गंडासा, चापिंग को कहते हैं हिंदी में खंदक, क्लीवर को हिंदी में कहते हैं विदारिणी। ठीक है, याद रखना है। स्क्रैपर को हिंदी में खुरचनी। अब पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पॉइंट को हिंदी में कहते हैं पॉइंट, बेधनी, तक्षणी, तक्षणी। और पॉइंट के अलावा ब्लेड, ब्लेड के अलावा ब्यूरीन, ब्यूरीन के अलावा और क्या आ जाएगा? और कुछ छूटा क्या इसमें? ठीक है, इतना इस पे बात करते हैं। पहले आपको ध्यान में यह रखना है कि कौन कौन से मुख्य उपकरण हैं, कौन कौन से मुख्य पत्थर हैं, क्या छिलका है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कौन सा पेबल उपकरण है, कौन सा कोर उपकरण है। कोर उपकरण जो है उसका हिंदी अंग्रेजी क्या है। फिर आपको याद रखना है कि फ्लेक या शल्क या फलक या टुकड़ा या छिलका एक ही को कहा जाता है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से उपकरण शामिल होते हैं। क्लियर है बात यहां तक? अब समझें, हस्तकुठार का मतलब, ये हैंडेक्स का मतलब ही कुल्हाड़ी हो गया। ठीक है, हस्तकुठार का मतलब ही कुल्हाड़ी। ठीक है, चले अब वापस आते हैं। अब ये क्या क्या है समझिएगा। ये तो बात हो गई पेबल क्या होता है, कोर क्या होता है, शल्क क्या होता है। अब समझिए चापर क्या होता है। चापर, चापर का मतलब है, चापर जब किसी एक पेबल उपकरण से किसी कोर उपकरण पर चोट किया जाता है, और ये मान लें पत्थर है। अब 3 डायमेंशन अगर ये रहता तो चीजें और आसान हो जाती। चापर क्या है? अब ये मोटा सा पत्थर है, मोटा सा ये पत्थर है, तो पत्थर का ये वाला हिस्सा भी है, ये वाला हिस्सा भी है, ये वाला हिस्सा भी है, इधर का भी हिस्सा है। एक ही हिस्से पर चोट किया जा रहा है, समझिएगा। एक ही हिस्से पर चोट करके उपकरण बनाया जा रहा है। एक हिस्से, यूनिफेसल, एक हिस्से पर चोट करके उपकरण बनाया जा रहा है, यह है चापर। और जब दोनों हिस्से पर चोट किया जा रहा है और दोनों हिस्से पर चोट करके दोनों ओर धार बनाया जा रहा है, तो इसको कहते हैं बाइफेसल अर्थात चापिंग, अर्थात दोनों ओर धार बनाया जा रहा है। एक हिस्से में धार। ठीक है, चापिंग का मतलब कि दोनों ओर धार बनाना हो रहा है। चापर में एक ओर, चापिंग में दोनों ओर। क्लियर है बात? एक ओर धार चापर में, चापिंग में दोनों ओर धार। और यह जो चापिंग है यह एशूलियन उपकरण है, बताएंगे बाद में। और कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि यूनिफेसल प्रयोग होता था कि बाइफेसल प्रयोग होता था, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, बाइफेसल यह ध्यान में रखना है। फिलहाल समय आगे बढ़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे कैसे किस समय काल में किस किस तरह के उपकरण का प्रयोग हो रहा है। क्लीवर, क्लीवर क्या है देखें, यहां पे आते हैं।
ये जो उपकरण है, ये क्या उपकरण है? सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि यह एक पेबल है। क्या है? पेबल है। कैसा होता था पेबल? समझिए, एक पत्थर का टुकड़ा और इस टुकड़े से हमें दूसरे पत्थर पर मारकर कोई उपकरण हमें बनाना है। पेबल इस प्रकार का उपकरण होता था। दूसरे पे आते हैं। देखिए, ये जो है, देखिए ये एक तरफ का हिस्सा टूटा हुआ है। एक तरफ का दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। एक तरफ का हिस्सा टूटा हुआ है। ये क्या है? यह है चापर। क्लियर है बात? एक तरफ का हिस्सा टूटा हुआ है। क्या है ये? चापर। दोनों हिस्सा अगर धार युक्त है तो यह है चापिंग। क्लियर है बात? एक तरफ हिस्सा कटा हुआ है, देखा हमने, यहां से देखिए, एक तरफ ही धार बनाई गई है, यह है चापर उपकरण। दोनों ओर यह धार बनाने का कार्य हो रहा है, यह है चापिंग उपकरण। इसके बाद यहां पे इसी प्रकार का मिलता जुलता, हूबहू मिलता जुलता, यह है हैंडेक्स। समझिएगा, महत्वपूर्ण मुद्दा है हैंडेक्स। यह है हैंडेक्स अर्थात कुल्हाड़ी, अर्थात हस्तकुठार। हस्तकुठार या कुल्हाड़ी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि फावड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ी जो आज हम लोग देखते हैं, ये तो कुछ और ही निकल करके आ गया। तो ये है हाथ से प्रयोग करना। हस्तकुठार, हस्त कुल्हाड़ी, हैंडेक्स, हाथ से प्रयोग किया जा रहा है। इसमें लकड़ी वगैरह जोड़ करके फावड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ी नहीं बना हुआ है। आज वाला कुछ अलग है, और ये हाथ से इन पत्थरों का जो प्रयोग किया जाता था, वो नाम सेम है लेकिन उपकरण में अंतर है। ठीक है? अब समझिए कि यह जो है हैंडेक्स है, इसमें खास बात है। ये आकार देख रहे हैं? ये आकार कैसा है? ये आकार है तिकोना। नहीं, तिकोना आकार है। क्यों भाई? आकार कैसा है? ये तिकोना है ना, ये हो चाहे ये हो, आकार कैसा है? यह तिकोना आकार है। लेकिन सिर्फ तिकोना से ही काम नहीं चलेगा। ये हैंडेक्स जो है, हैंडेक्स दोनों ओर से धार भी बना हुआ है। यह जो पत्थर है, ये कोर उपकरण है। कोर है मतलब दूसरा वाला पत्थर। जो पेबल उपकरण था, पहला वाला उपकरण, पेबल उपकरण से ऐसे ऐसे मार मार करके इसको पहले इस शेप में दिया जा रहा है, तिकोना शेप दिया जा रहा है। एक बात, तिकोना शेप। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन याद रख लें कि यह दोनों हिस्सा घिसा हुआ है। क्या है? घिसा हुआ है। अर्थात इधर भी धार है, इधर भी धार है, अर्थात बाइफेसल यह भी उपकरण है। हैंडेक्स की एक खास बात है, तिकोना और तिकोना के साथ साथ ये जो किनारे वाला दोनों हिस्सा है ना, दोनों ओर धार बनाया गया है। तो हैंडेक्स किस तरह का उपकरण था? हैंडेक्स बाइफेसल प्रकार का उपकरण है। याद रखिए, दोनों ओर धार बनाया गया है और इसका स्वरूप क्या है? तिकोना। ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा नुकीला है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा नुकीला है और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा फैला हुआ है। याद रहेगी बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है? अब ये जो तिकोना है ना,
अब यह तिकोना तिकोना नहीं रहा, दूसरे उपकरण पे आते हैं। तिकोना तिकोना नहीं रहा, क्या हो गया? अगर यही तिकोना अगर यू आकार का हो जाए और कुछ इस प्रकार का हल्का भी आकार का हो जाए तो यही हो जाएगा विदारणी, क्लीवर। याद रहेगी बात? ये तिकोना है, ये तिकोना है, इंडेक्स तिकोना है, और यही तिकोना अगर कुछ यू आकार का हो या कुछ हल्का भी आकार का हो तो यही हो जाएगा, अब क्या कहा जाएगा? विदारणी। देखते हैं फिगर क्या है। ये कुछ यू आकार का निकल करके आ रहा है, समझ में आ रही है बात? ये क्या है? यह है विदारणी अर्थात क्लीवर। यहां भी देखिए ये धार है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां भी धार है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यू आकार का है। क्लियर है बात? मतलब पत्थर, समझिए, पत्थर 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 में नुकीला है कि सपाट है, एक तरफ धार है कि दोनों ओर धार है, यही मुख्य मुद्दे हैं उपकरण निर्माण में, यही मुख्य मुद्दे हैं। इसमें ये क्या है? देखिए ये कुछ यू आकार का, ये कुछ यू आकार का इधर ऊपर से दिखाई दे रहा है, देखिए धार बना हुआ है, पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, 3 डायमेंशन न होने की वजह से। ठीक है, यह क्या है? यह हमारा है क्लीवर। ठीक है, क्लीवर। अब मुझे ये बताएं कि यहां तक की जो बातें थीं ये समझ में आ गई हैं कि पेबल क्या होता है, कोर क्या होता है, शल्क क्या होता है? कोर उपकरण थे, ये हमारे कोर उपकरण थे, ये हमारे कोर उपकरण हैं, कोर उपकरण। अब हम लोग बात करेंगे शल्क उपकरण पे या फ्लेक उपकरण पे, इनका आकार प्रकार कैसा है। क्लियर है बात? यहां पे आपको स्पष्ट कर दिया था कि शल्क या फ्लेक उपकरण में क्या क्या है। स्क्रैपर अर्थात खुरचनी, पॉइंट तक्षणी, ब्लेड, ब्यूरेन, बेधनी। ठीक है, बेधनी। आते हैं वापस, ये जो देखें खुरचनी क्या हो सकता है, इसमें सोचिए। इन फोटोज में खुरचनी, ये मान ले ए कर दिया मैंने, ए कर दिया, ये बी कर दिया, ये सी कर दिया। अब कॉमन सेंस लगाएं कि स्क्रैपर या खुरचनी इनमें से कौन होगा। खुरचने का काम करना है, छिलका टूटा है, बड़े वाले पत्थर से छिलका टूटा है, छोटा उपकरण है, अब छोटा आकार है इसका, फ्लेक है, और खुरचने के काम में जमीन को खुरचने के काम में प्रयोग किया जा रहा है। स्क्रैपर खुरचनी क्या है? स्क्रैपर खुरचनी क्या होता है? स्क्रैपर खुरचनी का मतलब कि यह एक फ्लेक उपकरण है जिसका किनारा जो भी किनारा है यह धार युक्त होता है, आकार में छोटा है,
खंदक, गंडासा आदि के तुलना में आकार में काफी छोटा है। ये छोटे हैं। अब यहां पे लग रहा है कि सारे आकार बड़े हैं। ये जितना बड़ा आकार है, जितना बड़ा ये आकार है, ये सब लग रहा होगा कि सब तो एक ही आकार के। नहीं, ये फोटो में है। ये बड़ा आकार है, ये बड़ा आकार वाला है। इसका आकार बड़ा होता था, बड़े पत्थर हैं ये सब। लेकिन ये सब जो हैं, ये सब छोटे हैं आकार में, छिलके हैं, टूटे हुए छिलके हैं। और टूटे हुए छिलके में अब धार बनाया जा रहा है। छोटे टुकड़े में धार बनाया जा रहा है, फ्लेक में अब धार बनाया जा रहा है। तो फ्लेक में धार बनाया जा रहा है, उसे कहा जाता है, किस काम के लिए प्रयोग हो रहा है? खुरचनी के लिए, खुरचने के लिए। तो स्क्रैपर क्या है? खुरचनी। सब हैं, सब ये जो भी लगे हैं ना, सब खुरचनी ही है। अच्छा, एक बात और कि भारत में समझिएगा, भारत में जैसे जो पत्थर पाए गए, जरूरी नहीं कि सेम वही वाले पत्थर यूरोप में भी पाए गए, जरूरी नहीं कि सेम वही वाले पत्थर अफ्रीका में भी पाए गए। एक बात। दूसरी बात कि आकार प्रकार में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। आकार प्रकार में भारत में जो स्क्रैपर है, यूरोप में जो स्क्रैपर है, और जो अफ्रीका के स्क्रैपर हैं, अब कोई एक ही व्यक्ति तीनों जगह घूम घूम करके बनाया होता तब तो सेम रहता। हजारों लाखों साल के दौरान अलग अलग समुदाय के लोगों के द्वारा बनाए गए, हजारों लाखों वर्षों के दौरान ये सारी चीजें घटित हो रही हैं। तो इनके थोड़े बहुत आकार प्रकार में अंतर भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि भारत वाला स्क्रैपर हूबहू अफ्रीका वाले स्क्रैपर से मैच खाता हो। याद रहेगी बात। तो ये क्या हो गया? स्क्रैपर हो गए। इसके बाद क्या है? ये देखें, दिखाई दे रहा है स्पष्ट। ये जो उपकरण है आपके सामने, इसमें ऊपर का ये हिस्सा देख रहे कैसा है? ऊपर का हिस्सा बिल्कुल दोनों ओर से इधर से भी ये पत्थर घिसा गया, इधर से घिसा गया, इधर से घिसा गया, और एकदम नुकीला ऊपर का हिस्सा कर दिया गया है। ऊपर का हिस्सा बिल्कुल नुकीला कर दिया गया है। क्या होगा? ये पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसका प्रयोग किस लिए हो रहा है? इसका प्रयोग किस लिए हो रहा है? बेधने के लिए। किसी चीज को बेधने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। बेधनी, पॉइंट, बेधनी पॉइंट। ठीक है। एक और, यहां पे ये जो उपकरण है, ये देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे तक पतले हैं, ऊपर से नीचे तक पतले हैं। इसी वाले को ऐसे घुमा करके भी फोटो लिया गया है। इन दोनों को ऐसे घुमा करके भी फोटो लिया गया है। ठीक है। ये कैसी आकृति है? लंबी है और दोनों ओर से घिसी भी है और ऊपर से नुकीला भी है। क्या है ये? देखें फिर से, दोनों ओर से पतला किया हुआ है। यहां से पतला किया हुआ है, यहां से ये दिखाई दे रहा है आपको। एक तरफ इधर से भी घिसा हुआ है और पतला है। ये पूरा आकार ही पतला है। एक टुकड़ा, पतला सा टुकड़ा, इधर भी घिसा गया, इधर भी घिसा गया, और ऊपर भी ऐसे नुकीला बनाया जा रहा है। यह किस लिए प्रयोग होता होगा? तो भाई, यह प्रयोग जो हो रहा है, किसी हल्की फुल्की खुदाई के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ब्यूरीन होगा। क्या होगा ये? ब्यूरीन होगा। नहीं, ब्यूरीन होगा। इसी को तक्षणी भी कहा जाता है हिंदी में।
दक्षिणी, पॉइंट को बेधनी, पॉइंट को बेधनी, ब्यूरीन को दक्षिणी कहा जाता है। क्लियर है? किसी चीज को छेदना, नहीं, किसी चीज को छेदना, तो इसको क्या एक और शब्द कहा जा सकता है, छेदनी भी तो कहा जा सकता है, छेदनी। आगे ले चलते, ये वही चीज है, ये वही चीज है। अब ये देखें, ये क्या है? आपको याद है कि 1842 में लिंग सुगूर प्रिमरोज, 1842 लिंग सुगूर प्रिमरोज को क्या प्राप्त हुआ था? एक तीर का फलक प्राप्त हुआ था, नहीं, एक तीर का फलक प्राप्त हुआ था और छुरा प्राप्त हुआ था, यही ना भाई? यही दो चीज प्राप्त हुआ था ना, बताएं। हाँ, ये क्या है? ये छुरा है, ये चाकू है, ये नाइफ है, छुरा है। समझ में आ रही है बात? छुरे की आकृति है, ये ब्लेड नहीं है, ये ब्लेड नहीं है। ब्लेड बिल्कुल पतला सा, मुझे लगता है कि ऊपर जो एक ABC लिखा हुआ था, शायद बी वाला जो फोटो था ना वो ब्लेड था। बी वाला जो फोटो है ना, ये जो है इसको ब्लेड कहा जाएगा, इसको ब्लेड कहा जाएगा, ठीक है? ये वाला एग्जैक्ट ये ब्लेड होगा, ये वाला ब्लेड, ये आकार है, ठीक है? तो ये तमाम सारे उपकरण कुछ कुछ बात दिमाग में आई कि पहले तो ये समझ लें कि कौन सा कोर उपकरण है, इस पे फोकस कर रहा हूं। ये फोटो पहचानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फोटो दे करके ये नहीं कहेगा कि ये वाली फोटो हुआ किसकी है, पेंचकस की आकृति वाली है कि बेधनी वाली है, क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये बस मोटी मोटी बातें हैं। जो फोटो दिखाया वो मनोरंजन है सीधे सीधे। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि कौन सा कोर उपकरण है, कौन सा फ्लैक उपकरण है, और किसमें एक तरफ धार होती है, किसमें दो तरफ धार होती है। बस यही दो मुद्दे हैं। इतनी देर में जो हमने बात किया, कौन सा कोर उपकरण है, कौन सा फ्लैक उपकरण, यह याद रखना है। इसके अलावा किसमें एक धार होता है, किसमें दो धार होता है, ठीक है? हैंडेक्स, हैंडेक्स जो है, हैंडेक्स यहां पे नहीं लिखा, हैंडेक्स, हैंडेक्स अर्थात हस्तकुठार, हस्तकुठार, ये पहले ही लिखना चाहिए था, ध्यान से उतर गया। हस्तकुठार, इसमें क्या है? दोनों ओर धार है, दोनों ओर धार है, ये ध्यान में रखना है, दोनों ओर धार है। क्या है? ये नुकीला है ना, ऊपर का कुछ नुकीला हो रहा है, यहां भी धार है, यहां भी धार है। फोटो में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दोनों ओर धार है। हैंडेक्स ये है, ऐसे मारा भी जाए ऊपर से और जरूरत हो तो हल्का हल्का ऐसे से हल्का हल्का साइड से खुरचनी वाला भी काम किया जा सके, ठीक है? चापर में एक तरफ धार, चापिंग में दोनों तरफ धार, ठीक है? लेकिन चापर और चापिंग, अब समझिए एक बात और, ये जो चापर है और जो चापिंग है, ये इनकी तुलना में ये काफी पहले, लाखों वर्ष पहले प्रयोग किए जाते थे। ये बाद में इनका प्रयोग होना शुरू हुआ, जब तकनीकी विकास हो गया, छोटे छोटे औजार भी हम प्रयोग करने लगे, छोटे छोटे जीव मिले, छोटे छोटे औजार का प्रयोग करने लगे। इसके पहले बड़े औजारों का प्रयोग करते थे, बड़े जीवों का शिकार करने के लिए नहीं। तो याद रखना है कि ये चापर हुआ, चापिंग हुआ, हैंडेक्स और क्लीवर की तुलना में ये जो चापर और चापिंग हैं, ये बहुत कैसे रहे होंगे? ये खूब अच्छे से तैयार किए हुए होंगे या कुछ अनगढ़ टाइप के रहे होंगे? सोचिए, ये
सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से उपकरण है गणासा खंदक। ये बहुत शार्प बने होंगे क्या? इस समय काल का जो मानव रहा होगा क्या बहुत शार्प रहा होगा? बहुत अच्छे से धारवार बना दिया गया होगा क्या? उत्तर है नहीं, ये बहुत शार्प नहीं है, अनगढ़ प्रकार के हैं और इनसे ज्यादा शार्पनेस इसमें आती है। ये शार्प हुआ, पहले वाले की तुलना में बाद वाला उपकरण शार्प होता जा रहा है। क्लियर है बात? मतलब गणासा खंदक की तुलना में हैंडेक्स में कुछ सुधार हुआ तकनीकी में, धार थोड़ी सी और अच्छी बन रही है, बात और आगे बढ़ी और इनमें जो धार बन रहा है इनमें और शार्प धार बनना शुरू हो गया। अब ब्लेड समझिए कितना महीन धार रहा होगा, ब्लेड ब्यूरीन ये जो बन रहा है कितना महीन धार रहा होगा। क्या हम उसको ब्लेड का नाम दे रहे हैं, ब्यूरीन कह रहे हैं? मतलब समय आगे बढ़ता गया, जलवायु परिवर्तन होता गया, बड़े जीव खत्म होते गए, छोटे जीव का शिकार होना शुरू हुआ, बड़े औजारों से छोटे औजार की ओर बढ़ते गए मानव। ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली जुली हैं। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। एबी वैली क्या होता है, एशुलियन क्या होता है, उस पर हमने बात कर लिया। क्लेक्टोनी लवालवाई क्या है, बस मोटी मोटी जानकारी, बहुत इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस ये क्या है तकनीक है, ध्यान में रख लेना है। इसके बाद जो हमारा अगला मुद्दा है, हमारा अगला मुद्दा है पाषाण काल की विशेषताएं। पाषाण काल की विशेषताएं। पाषाण काल की विशेषताओं में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं समझिए। पाषाण काल का जो विभाजन हुआ है, आपको बताया कि पाषाण काल का विभाजन जो हुआ उसके दो आधार हैं, दो आधार। एक पत्थर के उपकरण अर्थात प्रस्तर उपकरण, आकार प्रकार संरचना और उपयोग में अंतर के वजह से, ठीक है। और दूसरा जलवायु में परिवर्तन। याद रहेगी बात, जलवायु परिवर्तन, ये दो बातें दोनों याद रखना है, नहीं तो कई बार लोग अभी तक जब भी प्रश्न बना इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया, अब आगे प्रश्न जटिल स्वरूप के बनेंगे, इसको भी ध्यान में रखना है। ए बी सही है, बी सी सही है, एक तो आपको ये पता ही है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है। क्यों जलवायु परिवर्तन? क्योंकि हम लोग आइस एज की भी बात करने वाले हैं, हिम युग की भी बात करने वाले हैं। तमाम सारे लोग पाषाण युग पढ़ते हैं, हिम युग का अध्ययन नहीं करते हैं। हिम युग से भी प्रश्न संभावित है मेरी नजर में कि ये हिमयुग जो हैं कितने अभी तक साक्ष्य मिले हैं, कितने हिमयुग के साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुए हैं, रिसर्च के आधार पे हो सकता है और भी रहे हों, लेकिन हमारी जानकारी में सिर्फ जितने मिले हैं 5, उसको नाम क्या दिया गया है, कब से कब तक उनका अस्तित्व रहा, क्या विशेषता रही, उसका भी अध्ययन करना जरूरी है। हमें आगामी परीक्षा में आपको मिल सकता है क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, ठीक है। हिमयुग के नाम भी याद रखना है, तो समय आएगा तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। इसी वजह से जलवायु परिवर्तन पे भी मुख्य फोकस है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने प्रभावित किया है मानव जीवन को, जलवायु परिवर्तन ने मानव जीवन को प्रभावित किया हुआ है। तो पाषाण काल की विशेषताओं में पहले हम बात करते हैं विभाजन। विभाजन के आधार क्या रहे? ये दो आधार। अब विभाजन जो हुआ, तो विभाजन कैसे हो रहा है समझिए।
विभाजन कैसे हो रहा है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल नहीं, फिर इसी क्रम में ऐसे लिखेंगे मध्य पाषाण और तीसरे नंबर पे नवपाषाण। नवपाषाण, यह तीन भाग मोटा मोटा हो गया। अब ये जो पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण को भी तीन भागों में स्पष्ट कर दिया गया 1961 में। तो ये क्या हो गया, पूरा पाषाण? पूरा पाषाण हो गया निम्न पूरा पाषाण, दूसरा हो गया मध्य पूरा पाषाण, तीसरा हो गया उच्च पूरा पाषाण। अब ये कुल 5 वर्गीकरण हमारे सामने आ गए। 5। पांच वर्गीकरण निकल करके आ गए। पूरा पाषाण, ये जो निम्न पूरा पाषाण है, तो आपको बताया कि किताबों में कई जगहों पे आपको लिखा हुआ कैसा मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा 5 लाख से 1.5 लाख वर्ष पूर्व निम्न पूरा पाषाण काल। किताबों में मिलेगा कुछ किताबों में 5 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व, कुछ किताबों में लिखा मिलेगा 2 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व, कुछ किताबों में लिखा मिलेगा 20 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व, कुछ किताबों में मिलेगा 25 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व। ऐसी बातें लिखी हुई है। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था कि हम लोग पाषाण काल का या प्राक इतिहास का जो अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के आगे तक का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पहले जो था हम उस पे नहीं गए, क्योंकि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अपने अध्ययन की शुरुआत की थी, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होते हुए हम लोग होमो हैबिलस पे आए, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस पे आए, होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल पे आए, फिर क्रो-मैग्नन, फिर उसके बाद वर्तमान मानव पे आ गए। ऐसे ही हम लोग आए हुए थे। ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसका समय क्या है, तो हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि हम लोग इसके अंतर्गत पूरा एक बड़ा कालखंड रखेंगे। मुझे बताइएगा दिखाई दे रहा है कि नहीं। 25 लाख से हम लोग शुरुआत करके हम लोग लाएंगे 1 लाख वर्ष पूर्व तक की बात लाएंगे। ठीक है, किताबों में क्या लिखा हुआ है बिल्कुल हटा देते हैं। हम अपनी समझ के लिए, सुविधा के लिए, परीक्षा उपयोगी जो आधार रह रहा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। मध्य पूरा पाषाण काल का समय क्या, 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व तक। दिखाई दे रहा है? हां बताएं या ना बताएं। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक। अर्थात ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में हमने अध्ययन की शुरुआत की 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के और 10 लाख वर्ष पूर्व तक आ गए। क्लियर है बात? अब इसको हम लोग कुछ दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं।
पहले समय काल लिख लेते हैं सबका। मध्य पाषाण, भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए मध्य पाषाण, तो 10,000 से, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, 4,000 वर्ष पूर्व। नव पाषाण की बात किया जाए तो 4,000 से, आपको याद होगा कि भारत में यह जो नव पाषाण काल से जुड़े हुए तमाम सारे साक्ष्य हैं, अपवाद स्वरूप एक मेहरगढ़ को भी आप जानते हैं, नव पाषाण काल का है, लेकिन अपवाद स्वरूप वह लगभग 7,000 वर्ष पूर्व जाता है, लगभग 7,000 वर्ष पूर्व जाता है। वो कुछ एक अपवाद हैं। आपको बताया हुआ था पहले ही कि भारत के संदर्भ में एक विशेष बात यह देखने को मिलती है कि किन्हीं दो संस्कृतियां आपस में घुल मिल जाती हैं ऐसे कि कालक्रम का निर्धारण कर पाना मुश्किल हो जाता है, मिली जुली हो जाती हैं। फिलहाल जब आएगा तब देखेंगे। भारत में दक्षिण भारत की बात किया जाए तो दक्षिण भारत में नव पाषाण कहां तक जा रहा है? 1,000 वर्ष पूर्व तक जा रहा है, और उसके बाद तुरंत महापाषाण भी देखने को मिल जा रहा है। तो यहां तक के इतिहास का उत्तर भारत के संदर्भ में देखें, उत्तर भारत के संदर्भ में देखें तो मोटे तौर पे लगभग 2000 ईसा पूर्व तक, 2000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल से संबंधित। अब नवपाषाण भी घुल मिल गया है किससे? ताम्रपाषाण से घुल मिल गया है, नहीं तो बड़ा ही एक मिसमैच की स्थिति बन जाती है। फिलहाल मुद्दा यह है हमारा कि यहां पे हमने काल निर्धारण लिख दिया। अब इसमें समझने की बात जो है, जो आपको बताना चाह रहे हैं, मुझे यह बताएं कि जो प्लिस्टोसीन एज है, प्लिस्टोसीन जिसे हम लोग अत्यंत नूतन के नाम से जानते हैं, अभिनूतन के नाम से जानते हैं, प्रतिनूतन के नाम से भी जानते हैं। प्लिस्टोसीन काल का समय काल क्या है, बस मुझे ये बताएं। प्लिस्टोसीन काल की शुरुआत कब होती है और इसका अंत कब तक बताया है? प्लिस्टोसीन, उसके बाद फिर होलोसीन आ जाता है, फिर उसके बाद होलोसीन आ जाता है। नहीं, होलोसीन का समय काल वर्तमान में भी चल रहा है। कब से शुरुआत हो रही है इसकी? प्लिस्टोसीन आपको बताया मोटे तौर पे 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक। नहीं, ये क्या है? 25 लाख से शुरुआत हो रही है, मतलब निम्न पूरा पाषाण काल का अधिकांश हिस्सा प्लिस्टोसीन काल में हो सकता है ना। पूरा पाषाण काल कब से शुरू हो रहा है? 25 लाख से शुरू हो रहा है। कब खत्म हो रहा है? 10,000 वर्ष पूर्व खत्म हो रहा है पूरा पाषाण। और प्लिस्टोसीन एज आपको क्या बताया है? 20 लाख से 10,000। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग इंग्लिश में इसकी तुलना प्लिस्टोसीन से कर सकते हैं, हाँ या ना? प्लिस्टोसीन से कर सकते हैं ना भाई। प्लिस्टोसीन का मतलब 20 लाख से 10,000। 10,000 क्यों भाई? क्लियर है बात? और अगर प्लिस्टोसीन को भी 3 टुकड़ों में बांटा जाए तो मोटा जो विभाजन होगा कि निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या कह सकते हैं? निम्न प्लिस्टोसीन एज कह सकते हैं। समझते रहिए, देखते रहिए। निम्न प्लिस्टोसीन कह सकते हैं। मध्य पूरा पाषाण को हम लोग मध्य प्लिस्टोसीन कह सकते हैं। उच्च पूरा पाषाण को हम लोग क्या कह सकते हैं? उच्च प्लिस्टोसीन कह सकते हैं। अब यहां पे जाकर के उच्च पूरा पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया और प्लिस्टोसीन एज 10,000 पे जाकर के समाप्त हो जा रहा है, अर्थात अब प्लिस्टोसीन एज समाप्त हो गया। प्लिस्टोसीन के बाद क्या बताया आपको? होलोसीन बताया ना भाई, होलोसीन।
प्लीस्टोसीन के बाद होलोसीन बताया। होलोसीन, होलोसीन की शुरुआत कब हो रही है? 10,000 वर्ष पूर्व। 10,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो रही है। फिर उसके बाद नव पाषाण काल, उसके बाद आज तक जो भी कल्चर चल रहा है लौह युग का। तो ये क्या हो जाएगा? ये होलोसीन एज होगा कि नहीं होगा? होलोसीन, ये होलोसीन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि होलोसीन की शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व हो चुकी है से लेकर के वर्तमान तक यह होलोसीन एज ही है। तो आपको यह बताया कि जहां पूरा पाषाण काल का संबंध प्लीस्टोसीन एज से है, पूरा पाषाण काल का संबंध किस काल से है? प्लीस्टोसीन एज से। क्लियर है? जबकि मध्य पाषाण और नव पाषाण का संबंध किससे है? होलोसीन एज से है। याद रहेगी बात? नूतनतम क्वाटरनरी युग बताया था। क्वाटरनरी युग के अंतर्गत प्लीस्टोसीन और होलोसीन, नहीं, क्वाटरनरी युग के अंतर्गत प्लीस्टोसीन और होलोसीन। क्वाटरनरी युग 20 लाख से लेकर के वर्तमान काल तक, चतुर्थक, नहीं, साथ में है। क्लियर है बात? तो होलोसीन और प्लीस्टोसीन से कैसे इसको जोड़ करके हम लोग देख सकते हैं? अब आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि हमने बांटा है ये जो पाषाण काल है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा है। पाषाण काल को 3 भाग में, इतनी सारी बात का निचोड़ क्या है? पाषाण काल को 3 भाग में बांटा। कौन कौन सा? एक पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और एक मेरे सर में दर्द हो रहा है भाई, नव पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये 3 भाग में बांट दिया। पूरा पाषाण के लिए कहा कि इसका संबंध प्लीस्टोसीन से है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के हिसाब से देखा जाए, भूगर्भ वैज्ञानिकों के हिसाब से तो यह प्लीस्टोसीन एज है। और जबकि ये दोनों का संबंध होलोसीन एज से है, और ये दोनों का संबंध किससे है? क्वाटरनरी युग से है। यही बताने का प्रयास था आपको। क्लियर है बात? क्वाटरनरी युग से संबंधित है। कोई बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखेगा। यहीं से इन बातों को कल आगे बढ़ाएंगे। इसमें आपको बताना यह है, जितनी बातें हुई वो तो बताया है, फिर आपको यह भी बताना है कि इस युग में कौन सा पाषाण उपकरण प्रयोग होता था, इस युग में कौन सा, इस युग में, इस युग में, इस युग में। एक बात। दूसरी बात, इस युग में जनजीवन कैसा था, इस युग में जनजीवन, इस युग में जनजीवन, इस युग में कैसा जनजीवन था। मतलब एक मोटा सा कॉन्सेप्ट बन जाए, इन समय काल को लेकर के एक मोटा सा कॉन्सेप्ट बन जाए। जब ये एक मोटा सा कॉन्सेप्ट बन जाए कि निम्न पूरा पाषाण काल में जनजीवन कैसा था, मध्य पूरा पाषाण काल में जनजीवन कैसा था, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में जनजीवन कैसा था, किस प्रकार के पत्थर के उपकरण का प्रयोग किया जाता था, किस युग से इसको संबंधित किया जा सकता है, समय काल क्या था, एक मोटा पिक्चर दिमाग में बन गया। और उसके बाद बारी बारी से सबके संदर्भ में बात की शुरुआत आगे हो जाएगी। मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद।